हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सीएचओ की जॉब कैसी होती है, कैसे बनते हैं सीएचओ, अलग अलग स्टेट्स में क्या है सीएचओ की सैलरी, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, कहाँ पे संभावना है सीएचओ के परमानेंसी की, कहाँ पे क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सारी हम चीज़ें आज इस वीडियो में सीएचओ से रिलेटेड डिफरेंट स्टेट से देखेंगे। तो दोस्तों, सीएचओ की जॉब कैसी होती है और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो सीएचओ जो होते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ये अभी एक रिसेंटली बनाई हुई पोस्ट है जिसे आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। केंद्र सरकार ने एक आयुष्मान भारत करके एक योजना निकाली थी जिसमें कि उस योजना के दो पहलू थे। एक पहलू में आयुष्मान कार्ड बनाए गए जिनसे कि 5 लाख का बीमा दिया गया एलिजिबल लोगों को, जिसकी सर्वे 2011 में हुई थी। और दूसरी जो है इसका पहलू, उसके तहत जो भी उपकेंद्र, सब सेंटर एवं पीएससी है, उनको हेल्थ वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करना था। तो ये दो पहलू थे। तो जो दूसरा पहलू है जिसमें सब सेंटर को, उपकेंद्र को हेल्थ वेलनेस सेंटर में केंद्र अपग्रेड करना था, तो उस अपग्रेड करने की जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस में दो चीज़ें थी। पहला ये कि बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए, उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया जाए। और दूसरा ये कि वहाँ पर एक किसी ऐसे प्रोफेशनल की तैनाती की जाए जो कि डॉक्टर न होकर डॉक्टर की तरह ही हो, जो कि या तो उन्हें मेडिसिनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके या फिर उन्हें वहाँ से वो रेफ़र कर सके। तो उस तरह की पोस्ट को जब बनाया गया तो उसके लिए पहले भी काफ़ी समय से इस पोस्ट के लिए काम चल रहा था। तो पहले कम्युनिटी हेल्थ प्रोफेशनल या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, इस तरह से इस पोस्ट पे काफ़ी समय से काम चल रहा था। लेकिन ये जो पहले जो प्रस्ताव आया था उसमें 4.5 साल का एक कोर्स बनाया गया था 12th पास करके, और 4.5 साल का एक कोर्स करेंगे जिसमें ग्रामीण डॉक्टरी का वो मिलेगा हमें कि ग्रामीण डॉक्टरी की ट्रेनिंग करवाई जाएगी कम्युनिटी हेल्थ की, और उसके बाद में ग्रामीण डॉक्टरी में सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। तो उन सब चीज़ों को एक तरफ करते हुए और सरकार के पास दूसरा एक कमेटी ने प्रस्ताव रखा कि ऐसा ना करके हम ऐसा करें कि भाई जो ऑलरेडी हेल्थ केयर प्रोफेशनल अवेलेबल है उन्हें ही एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे शॉर्ट टर्म की, और उन्हीं को हम पोस्टिंग दे दें गाँवों में एज ए ग्रामीण डॉक्टर के रूप में। तो सरकार ने फिर इसके लिए एक जो सिलेबस तैयार करवाया इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के जो वरिष्ठ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के एचओडीज थे और भी पूरे इंडिया के जो भी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स थे हेल्थ केयर सेक्टर के, जो भी एजुकेटर्स थे, उन लोगों को चूज़ किया गया और उन लोगों ने उस सिलेबस को उसको तैयार किया गया और उस कोर्स का नाम दिया गया ब्रिज प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट, तो BPCCHN। तो इस कोर्स में ज़्यादातर जो पार्ट था वो एलोपैथी का इंक्लूडेड था, एलोपैथी का पार्ट ज़्यादा था। तो स्टार्टिंग में जब ये कोर्स आया तो इग्नू ने इसका नाम दिया BPCCHN, ब्रिज प्रोग्राम कम्युनिटी हेल्थ इन नर्सिंग। इसके अलावा जब इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई कि भाई इसमें कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, तो इसमें नर्सेस एवं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स BAMS को एलिजिबल किया गया। तो फिर इस कोर्स का नाम चेंज करना पड़ा वहाँ पर, इस कोर्स का नाम फिर ब्रिज प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट करना पड़ा। तो इस तरह से अभी आप जब इग्नू की वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको ये BPCCH के नाम से अवेलेबल मिलेगा। तो उसके बाद में लगभग 2016
से इस तरह का कोर्स बनाया गया और इस कोर्स को करने वालों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टिंग दी गई। जब इस कोर्स को सक्सेसफुली जिन्होंने पास किया उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया गया ब्रिज प्रोग्राम का और उन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टिंग दी गई। तो इस तरह से ये पोस्ट बनी। लेकिन इस पोस्ट को करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए जो वैकेंसीज आती थी उनमें ही अप्लाई करना पड़ता था। तो उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी, राज्य सरकारें, वो इसको स्पॉन्सर करती थी, उनके खर्चे को वो उठाती थी। जो 6 महीने की ट्रेनिंग है उनमें सैलरी देती थी और जो ट्रेनिंग का जो चार्ज होता था, जो खर्चा होता था, वो भी प्रोवाइड करती थी। तो इस तरह से ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बन गया जिसको इग्नू उसको एग्जामाइन करवाता था और इग्नू उसको क्वालिटी को मेंटेन करता था। और जो टीचिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती थी डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू या स्टेट की जो भी टीचिंग फैसिलिटी होती थी उनके थ्रू। तो इस तरह से ये एक ब्रिज प्रोग्राम तैयार हुआ। अब टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशन किए गए, जैसा कि धीरे धीरे 2020 में जो नर्सिंग का सिलेबस, बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें बदलाव किए गए और उनका जो 4th ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड का सब्जेक्ट होता है 4th ईयर में, जो उसको बदल दिया गया और उसमें इसी कम्युनिटी हेल्थ की जो ट्रेनिंग थी या कम्युनिटी हेल्थ का जो सिलेबस था उसी में उसको ऐड कर दिया गया। तो 2020 में जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट पास हुए तो उनके ये कोर्स में शामिल हो चुका था ये सिलेबस भी। तो इसलिए वो लोग भी डायरेक्टली बिना कोर्स करे इस चीज़ के लिए एलिजिबल बन जाते थे। तो अब यहाँ पर इस तरह से ये CHO की पोस्ट बनी। तो जिस पे काफ़ी समय से, करीब 2005 या 6 से जिस पे काम चल रहा था, फाइनली जाके ये एक इस तरह से जॉब बनी जिनको आम भाषा में ग्रामीण डॉक्टर भी बोला गया, CHO। तो इस तरह से ये पोस्ट बनी। केंद्र सरकार ने ही इसके लिए एक सैलरी और एक फिक्स PVI का मानक बनाए। तो केंद्र सरकार ने 25,000 रुपये, राज्य सरकार जो बहन करेगी 25,000 रुपये सैलरी और प्लस 15,000 रुपये एक इंसेंटिव जो कि काम के आधार पर दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने एक सैलरी का एक स्ट्रक्चर बनाया और प्रमोशनल गाइडलाइन भी बनाई। तो प्रमोशनल गाइडलाइन में उन्होंने ये लिखा कि 6 ईयर के बाद में CHO को रेगुलर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एज ए रेगुलर एम्प्लॉय एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर उसके 6 ईयर बाद में उन्हें PSC लेवल पे प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर 6 ईयर बाद में CSC लेवल पे प्रमोट कर दिया जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट प्रमोशन फेज में जिले लेवल पे प्रमोट कर दिया जाएगा। इस तरह से एक प्रमोशनल ऑपरेशनल गाइडलाइन भी बनाई गई। तो ये सारी गाइडलाइंस है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ पर आपको ये सारी गाइडलाइंस भी अवेलेबल मिलेगी। तो ये थी सैलरी से रिलेटेड बातें और CHO कैसे बनते हैं। अब CHO की जॉब कैसी होती है और अदर स्टेट्स में कैसा इसका स्टेटस है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। तो ये तो CHO को परमानेंट करने वाली जो बात है, ये उसके लिए जवाब है कि भाई अभी 6 ईयर हुए नहीं है जनरली किसी भी CHO को, क्योंकि 2016 में ऑलमोस्ट CHO बने थे। तो 2007 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 4 ईयर या 5 ईयर हुए हैं मैक्सिमम किसी को भी। तो अभी 6 ईयर होने के बाद में ये पता लगेगा कि फिर प्रमोशनल गाइडलाइन कितनी एप्लीकेबल है, कितना ये अप्लाई हो पाती है। तो स्टेट वाइज भी सैलरी में यहाँ डिफरेंस रखा गया। अदर स्टेट्स में किसी स्टेट में 20,000 प्लस 15,000 PVI इंसेंटिव, जो PVI है इंसेंटिव, तो इस तरह से 35,000 भी रखी गई। किसी स्टेट में शुरू में 13,000 रखी गई, 13,500, फिर उसके बाद में वहाँ पर केसेस भी हुए जैसे हरियाणा स्टेट में, तो उसके बाद में सैलरी को कन्वर्ट करके 25,000 कर दिया गया। इसी तरह से किसी स्टेट में, उत्तराखंड में 25,000 ही है बेसिक सैलरी और 15,000 PVI है। राजस्थान में भी 25,000 है और 15,000 PVI है। बट कुछ स्टेट्स में ये
थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, जैसे उत्तर प्रदेश में 20,500 बेसिक सैलरी दिया गया है प्लस 15,000 इंसेंटिव दिया गया है। तो इस तरह से कहीं कहीं पे किसी किसी स्टेट में थोड़ा सा चेंजेज है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग 25,000 प्लस 15,000 पीपीआई ही लिखा गया है उसमें। अब आगे बात करते हैं कि ये जॉब कैसी होती है और कैसे सीएचओ क्या काम करते हैं। तो सीएचओ को ट्रेनिंग के बाद में, सक्सेसफुली पास आउट होने के बाद में पोस्टिंग दे दी जाती है और उन्हें एक सब सेंटर दे दिया जाता है ग्रामीण स्तर का। तो ग्रामीण स्तर पे जो सब सेंटर होता है, जनरली जो सब सेंटर की गाइडलाइन कहती है कि 3 से 5,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरियाओं में 3,000 की क्षेत्र जनसंख्या पे एक सब सेंटर बनाया जाता है, जबकि प्लेन्स में 5,000 की जनसंख्या पे एक सब सेंटर बनाया जाता है। तो ये जो गाइडलाइन है काफ़ी पुरानी है, तो उसके बाद में जनसंख्या में भी चेंजेज हुए। तो जनसंख्या में चेंजेज होते होते सब सेंटर की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे चेंज होती गई। गाइडलाइन सेम रही, लेकिन सब सेंटर की जो पॉपुलेशन जहाँ पे 5,000 पे एक सब सेंटर को बनाया गया था, 10 से 15 साल में उनकी पॉपुलेशन चेंज होकर कहीं पे 6,000, कहीं 7,000, कहीं 11,000, कहीं 15,000, 20,000, यहाँ तक कि 40,000 तक की भी पॉपुलेशन देखी गई है। इस तरह से सब सेंटर की जो एरियाज आते हैं, जो विलेजेज आते हैं, उनकी पॉपुलेशंस भी होती है। तो जैसे किसी एक सब सेंटर की पॉपुलेशन 10,000 है, तो हर 1,000 की जनसंख्या पर एक आशा वर्कर होती है। तो उन आशा वर्करों को भी सीएचओ लीड करते हैं किसी भी काम के लिए। कि मतलब यदि जो सीएचओ को किसी उस आशा वर्कर की सर्वे में से कोई हेल्प चाहिए, किसी तरह का कोई डाटा चाहिए, कोई वर्क चाहिए, तो वो उसके लिए वहाँ आशा वर्कर को इंडिकेट करते हैं, आशा वर्कर को बताते हैं कि किस तरह से क्या काम करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो इस तरह से यदि किसी सब सेंटर की पॉपुलेशन 10,000 है, तो वहाँ लगभग 9 आशा, 10 आशा, 11 आशा इस तरह से होती है। तो वहाँ वो उन्हें डाटा प्रोवाइड करती है और उनकी सर्वे में उनके साथ में हेल्प कराती है, असिस्ट करती है और काम करवाती है। उसके बाद में सब सेंटर पे एएनएम्स होती है। तो एएनएम्स का जो जनरली मुख्य जो काम है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, उसके अलावा फैमिली प्लानिंग और भी एएनसी काफ़ी सारे काम हैं। तो उन कामों में भी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, यानी कि वैक्सीनेशन का जो स्टेटस कम हो गया था उसको बढ़ाना, या स्टेटस कम है तो उसको बढ़ाना, इम्यूनाइजेशन को। इसके अलावा एएनसी की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट करना। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, तो ये इस तरह के भी लीडिंग जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सीएचओ को दी गई कि वो उन्हें एक्सटेंड करे। तो उसके लिए वो एएनएम को गाइड करे और उनको मॉनिटर करे, सुपरवाइज करे कि किस तरह से ये इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में ये आशा एंड एएनएम तो उनकी टीम लीडर्स बनी और वो उस टीम के लीडर बनते हैं सीएचओ। फिर इसके बाद में सीएचओ की खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है काफ़ी सारी, जिसमें कि उन्हें ओपीडी करनी होती है, जिसमें जो भी जनरल जो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करना, उनको मैनेज करना या उनको रेफ़र करना, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई। तो मेन जो गवर्नमेंट का मोटिव था वो ये था कि गाँवों में जो पब्लिक अपनी रोज़ की दवाइयों पर या फिर छोटी छोटी बीमारियों पर जो पैसा खर्च कर देती है, पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं, उसको सेव करवाना था। जो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था इस पोस्ट को लेकर वो ये था कि जैसे कोई गांव का व्यक्ति कोई सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया या कोई भी बीमारी हुई, दांत खाज, खुजली, कुछ भी, तो उसके लिए वो जनरली कहाँ जाते हैं, जनरली वो गांव में कोई भी जो शॉपकीपर होंगे
या फिर कोई प्रैक्टिस करने वाले पर्सन होंगे, ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो उनके पास जाते हैं और वहाँ काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं। तो उस पॉकेट एक्सपेंडिचर को एक इस सेंटर के थ्रू बचाया जा सके, जिससे कि उनको एक अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट हो सके। इस तरह का एक CHO को पोस्ट बनाने का और वहाँ उनको तैनाती करने का जो मुख्य उद्देश्य था गवर्नमेंट का, ये था। इसके अलावा गैर संचारी रोग जो होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, डिफरेंट टाइप के, जिनमें जनरली ओरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सब थे। तो इन सब की भी मॉनिटरिंग हो सके, इन सब की स्क्रीनिंग भी हो सके, पता लग सके कि पॉपुलेशन में कितना इस तरह का NCDs छुपी हुई है और उनका टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सके। तो ये सब काफ़ी सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ CHO के पास आती है, जिसमें मेंटल हेल्थ केयर, ओरल हेल्थ केयर, जीरियाट्रिक केयर, इस तरह से काफ़ी सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी CHO के पास में होती है। तो ये थी कि CHO की जॉब कैसी होती है, CHO कैसे बनते हैं, CHO को सैलरी कितनी मिलती है, अलग अलग स्टेट में क्या स्टेटस है, CHO कब परमानेंट हो सकते हैं। इसके अलावा CHO से रिलेटेड जो कुछ और जो चीज़ें हैं वो ये कि पॉपुलेशन का किसी किसी जगह पे, जैसे मैंने बताया कि 5,000 की पॉपुलेशन ना हो के पॉपुलेशन 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 ऐसा है, तो ये एक थोड़ा सा CHO के लिए वर्कलोड होता है, क्योंकि जो उन्हें PBI जो मिलता है वो थोड़ा सा उस पर कभी कभी डिपेंड हो जाता है, तो उस चीज़ में वहाँ थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये है CHO से रिलेटेड ज़्यादातर जानकारी। इसके अलावा हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें कि हमने एक हेल्थ वेलनेस सेंटर को शो किया हुआ है कि हेल्थ वेलनेस सेंटर कैसा होता है, जिसके साइड में एक सब सेंटर भी है। तो आप वीडियो के सेक्शन में जाके इसी चैनल पे जाके और देख सकते हैं। और CHO से रिलेटेड काफ़ी सारी जो, यदि आप वर्किंग CHO हैं तो आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन करनी होती है, यदि वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोज़ इसी चैनल पे बनाई हुई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोज़ का आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी होती है तो वहाँ आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उस चैनल में आपको CHO के लिए जो बुक्स है इस प्रोग्राम की, वो सारी बुक्स की आपकी PDF अवेलेबल है। इसके अलावा सारे तरह के फॉर्मेट्स अवेलेबल है और जो भी नई अपडेट्स आती है वो भी अवेलेबल है। साथ में किसी तरह की वैकेंसीज आती है तो उनको भी हम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी CHO से रिलेटेड सारी मैक्सिमम जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये जानकारियाँ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।